हाय एवरीवन, आज की वीडियो में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी कवर करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो आप किसी फैंसी नोट्स के लिए आए हो तो मेरे ऐसे नोट्स नहीं है, क्योंकि इसके नोट्स ना बहुत सिंपल हैं। आप जरा देख लो, हैंड रिटन है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के हैं, जो यूपीएससी पूछता है, सिर्फ उतना। ठीक है, बहुत बड़े नोट्स नहीं है। डायरेक्टली जितना इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एरिया से उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको 4 घंटे पढ़ाऊंगा ह्यूमन ज्योग्राफी, बिल्कुल नहीं। जो यूपीएससी के लिए आएगा उतना पढ़ाऊंगा, 100% गारंटीड। ये ऑयल फील्ड जो भी एनसीईआरटी में दी गई है और इस बार यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, गारंटीड सब कुछ कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो फैंसी नोट्स के लिए आए हो तो चले जाओ, अगर पढ़ने आए हो तो 20-25 मिनट की जो भी वीडियो है पढ़ के इसको खत्म करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं। आप जब भी ये चैप्टर पढ़ोगे ना, जब भी आप पढ़ो तो एक ऐसा आदमी बन के पढ़ना कि आप बाहर गए हो काम करने। ठीक है, अब ध्यान से समझो कैसे। आप ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को देखो, आप कैसी जगह पे रहना चाहोगे? जहां पे पानी हो, ठीक है। जहां पे लैंडफॉर्म अच्छा हो, ठीक है। जहां पे क्लाइमेट अच्छा हो, ठीक है। जहां पे सॉइल अच्छी हो, बेस्ट है। ये 4 चीजें अगर होंगी तभी आप वहां पे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं आप डेजर्ट में रहोगे या गंगा प्लेन्स में रहोगे, कहाँ प्रेफर करोगे? ऑफकोर्स गंगा प्लेन्स में। यहाँ लैंडफॉर्म अच्छा है, यहाँ क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ सॉइल भी फर्टाइल है। तो ये चारों ना याद कर लो, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं या पीएससी में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कि 4 चीजें क्या हैं? जल है, धरती है, क्लाइमेट है, लैंडफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? अब वहां जाने के ना दो इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं। वहां मिनरल्स होने चाहिए, वहां अर्बनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अर्बन एरिया में जाओगे तो काम मिल जाएगा, मिनरल्स एरिया में जाओगे तो वहां भी काम मिल जाएगा। तो यहाँ 2 फैक्टर क्या है? मिनरल्स और अर्बनाइजेशन, इनको इकोनॉमिक फैक्टर कहते हैं। तो अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा, ये क्लियरिटी हुई। और बिल्कुल टेंशन मत लो यार, नहीं छूटेगा आपका कुछ भी। अगर आपको मैंने जो भी पढ़ाया है अभी तक, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ट्राइब्स, पीवीटीजी जो भी पढ़ाया है ना, और प्लान जो 50 डेज का बताया है, और अभी ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी कर रहे हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा ना, आप मुझे वहां थैंक्स करोगे कि सर ने यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा है और कुछ अननेसेसरी बकवास नहीं करी है, ना ही अननेसेसरी मटेरियल दिया है कि हमारा बर्डन बढ़े। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में देखो देखो यहाँ पे ना एक चीज और ऐड कर देता हूँ, बहुत ध्यान से समझ लो इसको प्लीज। मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ। देखो यार, प्रीलिम्स ना उसका बिल्कुल नहीं निकलता है जो सिर्फ नॉलेज के दम पे वहां जाता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। आप है ना, जितना ज्यादा हो सके 2015 से 2025 के PYQs लगा लो, बार बार, एटलीस्ट 5 बार लगा लो। और सुनो, 5 बार लगाने का क्या मतलब है कि आप ना उसको सिर्फ सॉल्व मत करो, उस क्वेश्चन के पीछे का एग्जामिनर माइंडसेट समझो। जिस दिन आप वो समझ गए, आप समझ जाओगे कि आपका प्रीलिम्स बार बार निकल रहा है। उसी स्टूडेंट का प्रीलिम्स बार बार निकलेगा जो ये कर लेगा। देखो, यूट्यूब पे आके ना बकवास करना और बहुत देर तक ज्ञान देना ये हर कोई कर लेगा, बट रियलिटी में आपको बताऊं, हर चीज के परे सिर्फ रियलिटी ये है कि जो इंसान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उनके सॉल्यूशंस में नहीं, उनके सॉल्यूशन में नहीं, ध्यान से सुनना, उनको समझने में मास्टरी कर लेगा, जिसने ये कर लिया ना, मैं आपसे बेट लगाता हूं वो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है एमसीक्यू लेवल का। मेन जो एमसीक्यू एप्टीट्यूड होता है ना, वो यहीं से डेवलप होगा। और अपना खुद का करो यार, अगर पीटी क्वालिफाई करना है तो। वरना देखो, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आपके जाएंगे और आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपके 60 या 70 के ऊपर मार्क्स आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है ही नहीं। समझ आ रहा है? चलो ठीक है, आप बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं पता होगा ना तो ये सब टेलीग्राम पे मुझे एक मैसेज कर देना, मैं ना एक वॉइस नोट डिलीवर कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी के लिए समझो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या है। तो सबसे पहला तो नेचुरल ग्रोथ है। अब यहाँ पे ना हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि नेचुरल ग्रोथ होती क्या है। पहले ये समझो, नेचुरल ग्रोथ, ये सीएपीएफ 2021 में क्वेश्चन आया था। तो नेचुरल ग्रोथ का मतलब होता है सिंपल, कितने लोग पैदा हुए माइनस कितने लोग मरे। ये नेचुरल, जो प्राकृतिक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसमें माइग्रेशन इंक्लूड नहीं होता है। समझ आया? कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे। 100 लोग पैदा हुए, 50 लोग मरे, तो नेचुरल ग्रोथ कितना आ गया? 50। ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? यहां पे ध्यान से देखना, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पूछा है। समझ आ रहा है? अब इसको समझो, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यहां ग्रोथ पूछ रहा है, पहली बात तो बढ़े कितने, कम नहीं पूछ रहा, तो हम निकालेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब मान के चलो, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्री, ये सऊदी वगैरह, ओमान हो गई, यहाँ हाई एक्चुअल ग्रोथ है। यहाँ हाई एक्चुअल ग्रोथ है, मतलब ई माइग्रेशन बहुत होता है। ई माइग्रेशन, सर ई माइग्रेशन का मतलब क्या है? 2 टर्म आती है, एक ई माइग्रेशन आता है और एक आई वाला आता है। जो आई वाला है उसका क्या मतलब है? इंडिया से माइग्रेशन का इफेक्ट कम है, मोस्टली नेचुरल ग्रोथ डोमिनेंट है। मतलब एक्चुअल ग्रोथ रियल पिक्चर देता है पॉपुलेशन चेंज की। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे समझो कि देखो, यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे लोग ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सिंपल, यहाँ पे लोग ज्यादा जा रहे हैं और यहाँ से लोग जा रहे हैं।
तो पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो नेचुरल ग्रोथ कितना है, 100 माइनस 50 50 है, और 20 लोग और आ गए तो कितने हो गए, 70 टोटल। समझ आया? तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ना माइग्रेशन को जोड़ती है, ठीक है। और हो सकता है यहां से 5 लोग बाहर भी गए हों, ठीक है। आउट माइग्रेशन या ई माइग्रेशन, ये वाला वर्ड जो यूज है, ई माइग्रेशन, तो ये इनको 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 लोग टोटल हमारे एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। समझ आया? ठीक है, फिर से समझ लो, नहीं समझ आया तो देखो, एक बार समझ लोगे ना, कभी दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंट्री है ए, यहाँ पे हम पहले नेचुरल ग्रोथ रेट निकालते हैं। यहाँ पे 100 लोग पैदा हुए और 50 लोग मरे, तो टोटल पे 50 ही लोग हैं। अब समझो इस देश में सिर्फ 50 लोग हैं, ठीक है। बी कंट्री से यहाँ पे 20 लोग गए, ठीक है, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 70। लेकिन यहां से कुछ लोग यूएसए चले गए, समझ लो, ठीक है। कितने, 5 लोग। तो जो गए उनको हम माइनस कर देते हैं, तो 5 लोग माइनस क्या, 65 टोटल हमारा एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आ गया, ठीक है। अब समझते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। तो बेसिकली डेंसिटी क्या है, अब जरा सोचो, डेंसिटी क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है किसी एरिया में कितने लोग पर यूनिट एरिया, इस पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इस एक एरिया में, इस एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। फॉर्मूला ये होता है कि पॉपुलेशन, सुनो, फॉर्मूला वगैरह याद करने की नीड नहीं है, बस समझ लो। पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एरिया, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 100 है, टोटल एरिया समझ लो 50 स्क्वायर वो है, तो हम जब इसको करेंगे डेंसिटी आ जाता है। समझ आया? तो बेसिकली इस इतने से एरिया में एक साथ कितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अगर यहाँ 100 रहती है तो हाई डेंसिटी, 20 रहते हैं तो लो डेंसिटी। समझ आया? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। जो इसमें नहीं है ना, उसके अलावा कुछ बता रहा हूँ, इसलिए कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, आप ये ना सोचो कि कुछ रह गया है हमारा, ठीक है। देखो, अब डेंसिटी के ना कुछ टाइप्स हैं। जैसे पहला है अरिथमेटिक डेंसिटी, ठीक है। एरिथमेटिक डेंसिटी पेपर में नहीं पूछेगा, पर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन सारे चीजों को पता होने से आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल लैंड, इसमें ये करते हैं। एग्जांपल, इंडिया में 464 पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, सेंसस 2011 कहता है। समझ आया? तो इतने से एरिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी रहती है, 464, ठीक है। सेंसस 2011 कहता है कितनी है हमारी, ये याद कर लो, 464 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 464, ठीक है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल, क्या आता है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी देखो इजी है। फिजियोलॉजिकल में आता है पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरेबल, मतलब कितनी लैंड हमारे पास कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है। ये प्रेशर दिखाता है कि फूड रिसोर्सेज के ऊपर कितना प्रेशर है ना। अब देखो यही चीज ना, ये गंगा प्लेन्स में ज्यादा मिलेगी, डेजर्ट एरिया में कम मिलेगी। एग्जाम्पल, इजिप्ट में क्या है, हाई है, क्यों, क्योंकि वहां नाइल नदी है, नाइल के पास ही लैंड यूजेबल है। समझ आ रहा है? अब लास्ट आता है अपना एग्रीकल्चर। देखो ध्यान से, सिंपल हो गया अपना खत्म डेंसिटी। देखो एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होता है, देखो एग्रीकल्चर डेंसिटी दिखाता है फार्मर्स और अपॉन में एग्रीकल्चरल लैंड, ये दिखाता है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी लेवल कितना है, लो है या मैकेनाइज्ड है फार्मिंग। समझ आ रहा है? तो ओवरऑल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एग्री पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। हमारे यहाँ 464 रहते हैं, सेंसस 2011 कहता है, ठीक है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, जैसे बिहार और अपना वेस्ट बंगाल जो एरिया है, वहां पे हाई डेंसिटी है क्योंकि फर्टाइल लैंड है प्लस हिस्टोरिकल सेटलमेंट है, लोग वहां रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लो डेंसिटी है, क्यों, हिली टेरेन एरिया है, फॉरेस्ट कवर है। समझ आया? गुड। अब आप थोड़ा सा देश को समझ गए हो, तो देखो यहाँ देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉर द होल कंट्री वाज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये डाटा गलत है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 464 है इस वक्त, विच वाज इंक्रीज फ्रॉम 324 पर किलोमीटर। 2001 में इतना था और यहाँ पे इतना था। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप भी डाटा, ठीक है। देखो, वर्ल्ड्स एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज अराउंड 60.5 पर किलोमीटर, कितना, 60.5। और हमारे देश का अकेले अगर ये है या 464 है, तब देखो कितना ज्यादा है, ठीक है। द स्टेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वर, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, याद कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर इधर केरला, फिर इधर अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्यों कम है, क्योंकि वहां पे जगह बहुत ज्यादा है। तो बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, इसी सीक्वेंस में याद कर लो, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, ठीक। केरला का नाम अब केरलम कर दिया गया, इस साल के लिए केरला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना उसके बारे में कुछ चीजें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, हम आते हैं अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पे, ठीक है।
ये थ्योरी समझो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हर पेपर में यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो अभी तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे पॉपुलेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। पॉपुलेशन कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ चेंज होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, पॉपुलेशन चेंज होगी। कैसे, देखो यहां समझाता हूं, ठीक है। देखो होता क्या है, स्टेज वन में होता है, जस्ट अ सेकेंड थोड़ा सा कम कर लेते हैं। स्टेज वन में होता है हाई हाई स्टेशनरी। यार ये थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है कभी हम फिर बाद में देखो समझोगे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए एक बार में अच्छे से समझ लो, ठीक है। अगर दो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो ना और तुम दो लोगों को समझ आ गया, मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा आपने पढ़ लिया। बस कमेंट कर देना, आई विल क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 एट एनी कॉस्ट। मैं ऑफिसर बनूंगा तो बनूंगा, या बनूंगी तो बनूंगी। यहाँ हाई स्टेशनरी में क्या होता है, पहला स्टेज क्या होता है, जब भी कोई समझ लो आज ये शहर पैदा हुआ है तो इसका पहला स्टेज क्या होगा, बर्थ रेट यहाँ पे हाई होगा, ठीक है, हाई होगा। यहाँ डेथ रेट भी हाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रोथ होगी ओवरऑल वो कम होगी, लो। पर ये क्यों होगी सर, क्योंकि स्टार्टिंग में ना लोग बच्चे भी बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, जैसे 50 बच्चे पैदा किए, और लोग मरते भी हैं, क्योंकि देखो देश नया नया पैदा हुआ है, वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, वहां बीमारियां बहुत होंगी, वहां भुखमरी बहुत होगी, बच्चे मरेंगे भी बहुत ज्यादा। तो हो सकता है 45 बच्चे मरे। तो ग्रोथ यहाँ कितनी हो रही है, 5 बच्चों की, लो है ना ग्रोथ, इसलिए कहते हैं पहला जो होता है हाई स्टेशनरी होता है, ठीक है। रीजन मैंने आपको बताया, पुअर हेल्थ केयर है, फेमाइन डिसीज, एग्जांपल प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब आ जाओ सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज क्या है अपनी, सेकंड स्टेज है अर्ली एक्सपांडिंग, ठीक है, अर्ली एक्सपेंडिंग। इसका मतलब देखो यहाँ बर्थ रेट जो है वो हाई रहता है, लोग अभी भी बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, लेकिन जो डेथ रेट है वो बहुत तेजी से गिर जाता है। क्यों, इसका रीजन क्या है बताओ। अपना भारत ना 1950 से लेकर 1980 का इसी फेज में था, अर्ली अर्ली एक्सपांडिंग में। रिजल्ट ये होता है कि इसमें ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, और डेथ रेट क्यों कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर आ जाता है, और बहुत सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाता है, तो लोग मरते कम है, क्योंकि दवाइयां अवेलेबल है, हेल्थ केयर अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है। लेकिन लोग बच्चे पैदा करना अभी भी कम नहीं करते हैं, वो बढ़ते ही रहते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, क्योंकि लोग मर कम रहे हैं। समझ आया। अब आ जाओ स्टेज थ्री पे, ठीक है, इसको कहते हैं लेट एक्सपांडिंग, ठीक है। अब ये थ्योरी समझो, इसमें बर्थ रेट कम होने लग जाता है, ठीक है। अब लोग मैच्योर हो गए हैं कि हमें बच्चे कम पैदा करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आपके दादा दादी के एटलीस्ट 4 या 5 बच्चे होंगे, है ना, लेकिन आज आप अपनी मम्मी पापा के 2 या 3 बच्चे होंगे आप, है ना, और किसी किसी के तो एक ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो मैच्योर हो चुके हैं कि ज्यादा बर्थ से कुछ नहीं होगा, हमें उस हिसाब से कि हम कितना सरवाइव करवा सकते हैं। तो लेट एक्सपांडिंग में बर्थ रेट तो कम होता ही है, डेथ भी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, मतलब दोनों ही कम हो चुका है। क्यों, यहाँ पे एजुकेशन हो आ चुकी है, अर्बनाइजेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन्स पढ़ने जाती है, मतलब अपना इंडिया भी इस फेज में है। तो आपको समझ आया इंडिया किस फेज में है? इसमें लेट एक्सपांडिंग में, समझ आया। ये था। अब लास्ट स्टेज समझो, देखो अब अपनी फोर्थ स्टेज आती है। फोर्थ स्टेज है लो स्टेशनरी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बर्थ और डेथ ये दोनों ही रेट एकदम लो हो जाते हैं, ठीक है। यहां पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। एग्जाम्पल अभी के लिए यूएसए और फ्रांस, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां ये हाल है। लेकिन एक वैसे एक और स्टेप है, स्टेज 5 है इसमें, जिसको इसमें नहीं करते। लेकिन स्टेज 5 पता है क्या कहता है, स्टेज 5 कहता है कि डिक्लाइनिंग आ जाती है, और ये एडवांस कॉन्सेप्ट में आता है। ये वैसे पढ़ाते नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप समझ जाओ। इसमें बर्थ से ज्यादा क्या होता है, डेथ रेट, पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग जाती है। जापान और जर्मनी का ये हाल है, यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, मतलब बूढ़े ज्यादा दिखेंगे, पॉपुलेशन अब बढ़ नहीं रही है, कम होने लगी है। ये नहीं कि उनकी तबीयत खराब है या उनको फूड हेल्थ नहीं मिल रहा, उनको सब मिल रहा है, डेवलप्ड कंट्री है, बट लोग कर ही नहीं रहे हैं बच्चे पैदा। समझ आ रहा है, लोग उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, लोगों का वो है ही नहीं मेन गोल। तो इस वजह से उनका गोल ही नहीं है, तो इसकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिक्लाइन होने लगी। इसको डिक्लाइनिंग एडवांस्ड कॉन्सेप्ट में आता है, समझ आ गया। तो अभी हमें ये सब पढ़ने की नीड नहीं है, हमने वो पूरे चारों स्टेप समझ लिए। ये समझो कि हमारे यहाँ पहला पॉपुलेशन सेंसस भारत में हुआ था 1872 में। इट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड ओनली इन 1881, ठीक है। कंडक्ट हुआ था, लेकिन जो कंप्लीट हुआ था पहला, वो 1881 में हुआ था। अब क्वेश्चन है, व्हाई 1921 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। व्हाट इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है।
बहुत लोग आपको पढ़ाएंगे लेकिन ये चीज बताएंगे नहीं डिटेल में। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब क्या है। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है इंडियन पॉपुलेशन हिस्ट्री में। इसको पॉपुलेशन हिस्ट्री में कहा जाता है। क्या हुआ था 1921 से पहले, ध्यान से सुनना, 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ ना इरेगुलर और स्टेगनेंट थी। मतलब 1921 के बाद पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली बढ़ने लगी। इसके बाद ना हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ी, क्योंकि आपने पता होगा 1900 में फैमाइन आया था। भाई 90-90 लाख लोग मर जाते थे हमारे यहाँ फैमाइन में। ब्रिटिशर्स ने इतना बुरा हाल कर रखा था। लेकिन 1921 के बाद ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1921 के बाद जो भी हुआ हुआ, बट हमारी पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ी है, कम बहुत कम हुई है। ठीक है, तो इसलिए 1921 को ना एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं। इसको कहते हैं वाटर शेड ईयर। 1921 को वाटर शेड ईयर कहते हैं, मतलब माना जाता है कि वाटर शेड ईयर था। अब देखो ध्यान से, 1921 से पहले की सिचुएशन क्या थी? हाई बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट उतना हाई नहीं था, क्योंकि सॉरी डेथ रेट बहुत हाई था, क्योंकि फ्रीक्वेंट फेमाइन, एपिडेमिक्स, प्लेग आ रहा है, इन्फ्लुएंजा आ रहा है, पुअर हेल्थ केयर। पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी कभी घटती थी, अनस्टेबल ग्रोथ, इससे पहले। लेकिन इसके बाद द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ने सब बदल दिया। फर्स्ट टाइम इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट या स्लाइटली नेगेटिव हुई। डेथ रेट सडनली इंक्रीज, स्पेशली ड्यू टू 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में। ठीक है, बर्थ रेट उतना फास्ट नहीं था कंपेंसेट करने के लिए। ये एक ब्रेक पॉइंट बना पॉपुलेशन ट्रेंड में। तो 1921 के बाद चेंज पता है क्या हुआ? डेथ रेट ना कम हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, सैनिटेशन बेटर हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ने लगी। समझ आया? ठीक है। 1951 and 1981 are referred to as the period of population explosion in India, which was caused by a rapid fall in the mortality rate but a high fertility rate of population. इसका क्या मतलब है? इस ईयर से इस ईयर में मैंने आपको क्या बताया था? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि लोग ना बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जो बच्चे पहले मर रहे थे ड्यू टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, फूड नहीं है, अब वो भी अवेलेबल है। लेकिन वो तब भी अपने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उसी लेवल पे हो रहे हैं, और बच्चे मर भी कम रहे हैं। तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ हमारे देश में इससे इस ईयर में। ठीक है, याद हुआ? यही है इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मैं आपको अभी कंप्लीट करवा दूंगा, आपको लगेगा इतना सा था, ये तो बहुत बढ़िया था। ठीक है, हम फालतू चीजें पढ़ने में दिमाग लगाते हैं। उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट देखते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट में लोग रहते कैसे हैं, ह्यूमन कैसे घर बनाते हैं, कैसे आसपास रहते हैं। ठीक है, ये सेटलमेंट के टाइप्स पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अब आ जाओ पहले नोट्स पे। हमने ये देख लिया कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, रेशियो बिटवीन लैंड एंड पीपल मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी, पॉपुलेशन अपॉन में एरिया। और हमने बहुत सारे डेंसिटी के टाइप्स भी देख लिए। हाई डेंसिटी एरिया किसे कहते हैं? ये तीनों चीजें आपको याद करनी है, रट्टा मारना है। ठीक है, इसीलिए ना मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ो, एडवांस बुक उसके बाद पढ़ो, और सब कुछ एक जगह पे एडिशन करके लर्न करो। ना कि मैं आपको 10-20-25 पेज आप ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपका टाइम वेस्ट करूं, 15-20 मिनट इसी में टाइम वेस्ट करूं। नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट यार। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि व्हाट इज हाई डेंसिटी एरिया, जहां पे मोर देन 200 पर्सन एक साथ रहते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, उसे कहते हैं हाई डेंसिटी। मीडियम डेंसिटी में मीडियम डेंसिटी में मीडियम डेंसिटी में 11.50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और लो डेंसिटी एरिया में लेस देन 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जहां पे जैसे हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट में ना ये होता है, लो लैटिट्यूड एरियाज में लोग बहुत दूर दूर में बहुत कम रहते हैं। तीनों समझ आया? अब देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ हमने पढ़ लिया। अब ध्यान से सुनना मैं जो आपको बता रहा हूं। अगर आपको किसी जगह का पॉपुलेशन साइज निकालना है कि वहां कितना है, तो पहले तो आप देखोगे वहां बर्थ कितना हुआ। समझ लो 5 लोग पैदा हुए। ठीक है, 5 लोग बाहर से, आई का मतलब है आए। ठीक है, 5 लोग और आए तो कितने हो गए? 10। और ई माइग्रेशन का मतलब है जाना, डेथ का मतलब है जाना। और एक इंसान बाहर चला गया, एक इंसान मर गया। ठीक है, तो 10 में से 2 लोग टोटल बाहर गए, तो 8 है वहां का पॉपुलेशन साइज। ठीक है, सिंपल। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ से ना बहुत इजी बनेगा, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उनको ना थ्योरी नहीं पता होती। अभी मैंने आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बताई ना, अगर आपने उसको सीख लिया तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। देखो, अब बर्थ रेट, पहले देखो ग्रोथ परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, व्हाट इज, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रोथ परसेंट कैसे निकालते हैं, ग्रोथ परसेंट है क्या, ग्रोथ परसेंट है क्या, तो देखो ध्यान से समझना। ठीक है, फाइनल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100। ठीक है, तो होता क्या है, देखो ध्यान से, होता ये है कि समझना, ग्रोथ परसेंट का मतलब है किसी पॉपुलेशन की परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम इजी देखते हैं पॉपुलेशन कितने परसेंट से बढ़ी है या घटी है। तो फॉर्मूला यही है कि फाइनल पॉपुलेशन में से इनिशियल पॉपुलेशन हटा देते हैं और इनिशियल पॉपुलेशन से कर देते हैं। सिंपल ये समझो कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन, समझो किसी कंट्री की पॉपुलेशन 100 से बढ़कर 120 हो गई है, ठीक है, 120 पहुंच गई है। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ? 20।
अब अगर इसी को मुझे ग्रोथ परसेंट में निकालना तो मैं क्या करूंगा? 20 बढ़ी है फाइनल पॉपुलेशन, है ना? ठीक है, 20 बढ़ी है ना फाइनल पॉपुलेशन हमारी, मतलब ऊपर का 20 और नीचे का कितना है 100, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। मतलब पॉपुलेशन जो है 100 से बढ़कर हुई थी ना इनिशियल पॉपुलेशन, इसलिए हमने नीचे 100 लिया है, ठीक है, और ये 100 फॉर्मूले का है, ठीक है, ठीक है। देखो, तो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 20%। ये है हमारा ग्रोथ परसेंट। सर आप ये परसेंटेज का जो खेल बता रहे हो कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, यही कहना अगर चाहते हो तो ये फॉर्मूला आपके कोई पेपर में नहीं आने वाला है, मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मल वो समझा रहा हूँ कि ऐसे होगा, ठीक है। तो बर्थ रेट, अब समझो बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने हैं और उसमें टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है, उसको जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बर्थ रेट में बहुत बच्चे 100 करते हैं पर ये 1000 होगा। 1951 में 39.9 था, 2011 में ये 21.8 है, मतलब लोग बच्चे पैदा थोड़ा कम कर रहे हैं, समझ आया? डेथ रेट का भी ऐसे निकलता है, 1951 में इतना था और 11 में बहुत कम है, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट, है ना? देखो, बेसिकली क्रूड बर्थ रेट क्या है? एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, समझ आया? देखो, क्रूड बर्थ रेट का मतलब यह है कि एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने लाइव बर्थ हुए, हर 1000 लोगों पर कितने लाइव बर्थ हुए, समझ आ रहा है? क्रूड बर्थ रेट इसे बोलते हैं। अब समझो क्या, इसको निकालने का फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। देखो, क्वेश्चन आता है यहां से, क्या निकाल रहे हैं हम? सी बी, क्रूड बर्थ रेट, है ना? CBR निकालने का है, टोटल लाइव बर्थ इन अ ईयर, ठीक है, अपॉन में, ध्यान से देखो, टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000, ये तो अपना फॉर्मूला है। अगर किसी कंट्री में एक साल में समझो 10,000 बच्चों ने बर्थ लिए, 10,000, ठीक है, और वहां की टोटल पॉपुलेशन है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख इंटू करेंगे 1000 से, तो 20 पर 1000 आ जाएगा, है ना? मतलब हर 1000 लोगों पर 20 बच्चे पैदा हुए हैं, बस इसी को कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। और जब इसी पे हम डेथ रेट को देखते हैं तो डेथ रेट आ जाता है। तो मैं वो समझा नहीं रहा हूँ, बाकी सिंपल आप इसको देख लेना, हो गया, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। अभी वो टाइम गया, अभी ये टाइम है, ठीक है। अब समझो, रीजन फॉर मेल माइग्रेशन, एक क्वेश्चन आता है कि मेल माइग्रेशन जो करते हैं, जैसे रूरल से अर्बन में गए या अर्बन से रूरल में गए, क्यों गए? मेल किस वजह से जा रहा है और फीमेल किस वजह से जा रही है? तो देखो, घर का जो आदमी है, जो मेल है अपना, जो मेल है, जो पुरुष है, वो जा रहा है वर्क और एम्प्लॉयमेंट की वजह से। फिर उसका जा रहा है मूव विद हाउस होल्ड्स, ठीक है, घर की वजह से, घर को लेकर जा रहा है। वर्क एम्प्लॉयमेंट 38%, परसेंटेज मत याद करो, ऐसे याद कर लो कि लोग ज्यादा क्यों जा रहे हैं, मेल क्यों जा रहे हैं ज्यादा। वर्क एम्प्लॉयमेंट, मूव विद हाउस होल्ड, उसके बाद मूव आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद चल जाते, जैसे आप पैदा हुए तो आपके पापा आपको और आपकी मम्मी को लेकर दिल्ली आ गए या मुंबई चले गए, फिर वो पढ़ने के लिए बच्चा बाहर जाता है, फिर वो बिजनेस के लिए बाहर जाता है, लास्ट में मैरिज के लिए जाता है। देखो, मेल है ना, लास्ट में मैरिज के लिए जाता है, उसके लिए मैरिज सबसे लेस प्रेफरेंस है बाहर जाना, समझ आया? तो वर्क एम्प्लॉयमेंट, फिर मूव विद हाउस होल्ड, फिर मूव आफ्टर बर्थ, फिर एजुकेशन, फिर बिजनेस, फिर मैरिज। बट ऑन द अदर हैंड हमारे जो फीमेल माइग्रेशन है वो थोड़ा सा अलग है। मैरिज सबसे बड़ा रीजन है फीमेल का। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैरिज इनका सबसे बड़ा रीजन कैसे हो गया सर? देखो, जब भी शादी होती है तो लड़का लड़की को लेकर या तो शहर चला जाता है, गुड़गांव चले जाते हैं, फ्लैट में रहते हैं, अपना वहां पे काम करते हैं, तो मैरिज सबसे बड़ा रीजन है। उसके बाद सेम है, मूव्ड विद द हाउस होल्ड्स, मूव्ड आफ्टर बर्थ, वर्क एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ठीक है। ये याद कर लेना, एनसीईआरटी का है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। अब आता है रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट कैसे होता है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। देखो, रूरल सेटलमेंट जो होता है ना, रूरल सेटलमेंट कई तरीके से लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं? जैसे पहला है लीनियर पैटर्न। अब मैं आपको इसको याद करवाऊं, आप जहां रहते हैं गली मोहल्ले में, अर्बन एरिया में, आपने देखा होगा ऐसे, ये आपका रोड है, ठीक है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, आपकी जो गली है, ऐसे घर होते हैं ना, ऐसे घर होते हैं और गली जा रही होती है, ये जो रोड है। जब ये लीनियर पैटर्न की एक सीधी लाइन के जब इधर इधर घर बने हो ना, इनको कहते हैं हम लीनियर पैटर्न, ठीक है, यही है। रोड, रेलवे लाइन, रिवर, कैनाल, एज ऑफ अ वैली और अ लॉन्ग अ लिवी, हाउस लोकेटेड अलोंग अ रोड, जब ऐसे ट्रेन की पटरी के आसपास घर बन रहे, उसको कहते हैं लीनियर पैटर्न। व्हाट इज रेक्टेंगुलर पैटर्न? रेक्टेंगुलर पैटर्न में जब घर 90 डिग्री पे कट कर रहा हो और घर बने हो, आपने चौक देखा होगा ना, चौराहा, है ना, जो चौराहा होता है वहां पे घर होते हैं ना, इस रोड पे भी, इस रोड पे भी, और फिर वो बीच में चौराहे पे काट रहा है, वही जहाँ पे लोग जादू टोटका करते हैं, वही उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री पे कट करना इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। स्टार लाइक पैटर्न में क्या होता है? यू होता है स्टार लाइक पैटर्न, ऐसे काट रहे होते हैं एक दूसरे को,
और फिर घर बने होते हैं। तो ये जो है ये क्या है, स्टार लाइक पैटर्न। सेवरल रोड्स कन्वर्ज स्टार शेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप्ड बाय द हाउसेज बिल्ट अलोंग द रोड्स, ठीक है। उसके बाद आता है सर्कुलर पैटर्न। देखो मैंने आपको अभी जो भी याद करवाया ना, विजुअलाइज कर लोगे, याद हो चुका है आपको, सच बता रहा हूँ, यहां से क्वेश्चन कर लोगे। सर्कुलर पैटर्न क्या होता है? डेवलप अराउंड लेक्स, tanks, and sometimes the village is planned in a such way that the central part remains open and is used for keeping the animals to protect them from wild animals। होता क्या है, ये आपका एक नदी है या कैनाल है समझ लो, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, लेक भरी हुई, कुछ भी है, पानी है, ठीक है। और घर कहाँ पे, यहाँ पे घर बसे पड़े हैं, ये घर, ये सारे घर है, ये पूरा घर है, घर का एरिया, मतलब ये बीच का एरिया गांव का ओपन है। साउथ इंडियन मूवीज में आपने ऐसे घर जरूर देखे होंगे, 100%, है ना। तो ये जो ओपन है, यहाँ पे इधर आपके जानवर वगैरह रहते हैं, है ना, लाइफ स्टॉक्स एनिमल जो रहते हैं, ताकि उनको भी पानी मिलता रहे, आपको भी पानी मिलता रहे, और बाहर से कोई जानवर इन पर हमला न करे, क्योंकि इधर तो गांव है तो अंदर आ नहीं सकते हो जानवर। तो प्रॉपर इसे कहते हैं हम लोग सर्कुलर पैटर्न। समझ आ गया। अब आते हैं लास्ट पे, टी शेप्ड, वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड, क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट। ध्यान से देखना, टी शेप्ड सेटलमेंट डेवलप्ड एट ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड्स, ऐसे कुछ इस तरीके से होता है ट्राई जंक्शन, ठीक है। और फ्रॉम वाई शेप सेटलमेंट इमर्जेस द प्लेसेस वेयर टू रोड्स कन्वर्ज ऑन द थर्ड वन, दो रोड आए और यहाँ पे कन्वर्ज हो गए ऐसे, ठीक है, इसको कहते हैं थर्ड वन। हाउसेज आर बिल्ट अलोंग दीज रोड्स। क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट डेवलप ऑन द क्रॉस रोड्स एंड हाउसेज एक्सटेंड इन ऑल फोर डायरेक्शन। ये क्रूसीफॉर्म में बनता है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट उतना नहीं। मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मली वो आपसे पूछेगा मैच करने के लिए कि मैच करके दिखाओ क्या होता है। जैसे ये जैसे ये अपना क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट है ना, क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट, इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा। क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट में होता क्या है ना, एक ऐसा सेटलमेंट पैटर्न होता है जिसमें घर और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रॉस, ठीक है, क्रॉस, या फिर ऐसे मान लो इस शेप में, या फिर कुछ इस शेप में ऐसे बनता है इंटरसेक्शन के अराउंड। क्रूसीफॉर्म वर्ड आया क्रॉस शेप्ड से, इस तरीके से। आप इसको प्लस की तरह मत देखो, आप इसको इस तरीके से देखो, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ऐसे समझो कि सोचो दो मेन रोड्स ना एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे ये साइन बन रहा हो, ठीक है। लोग उस जंक्शन के आसपास घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे सेटलमेंट फोर डायरेक्शन में फैलता है, रिजल्ट पूरा विलेज टाउन एक क्रॉस शेप ले लेता है। समझ आया? तो इसको कहते हैं। बहुत डीप में नहीं जाएगा यार, नॉर्मली आपसे पूछेगा, क्योंकि इतना कंफ्यूज वो खुद नहीं हो पाते, उतना डीप में नहीं जाते, नॉर्मल पूछेंगे आपसे। समझ आ गया? ठीक है। आप समझते हैं रूरल सेटलमेंट्स में देयर आर सम अदर टाइप ऑफ सेटलमेंट, जहां से लिटरली देखो, जो विजन आईएएस जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जितने टेस्ट मैंने दिए मुझे पता है कि वो लोग यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। और मेन मुद्दा ये है कि अगर हमारे जब टेस्ट में नंबर अच्छा आते हैं तो हमें डेफिनेटली ये बात अच्छी लगती है कि हमारे अब अच्छे नंबर आएंगे पेपर में। तो ये मेरे को पर्सनली फील होता है कि हमें ये सब चीजें सीखनी चाहिए। अब देखो क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होता है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट को हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, मतलब जहां हाउसेज एक जगह टाइटली क्लस्टर्ड हो, टाइटली बने हो, कंपैक्ट, हर जगह घर हो। हाउस ना बहुत क्लोजली बने होते हैं, कॉमन रिसोर्सेज, वाटर सबकी, एक पाइप आ रहा है, दिल्ली जल बोर्ड से पानी आ रहा है, सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है आसपास। जैसे गंगा प्लेन में विलेजेस हैं, आप अयोध्या चले जाओ, आप मिर्जापुर चले जाओ, मुजफ्फरनगर, बिहार चले जाओ, यहाँ घर पास पास पूरा गांव एक साथ बसा पड़ा है, इसे कहते हैं पंजाब हरियाणा के विलेजेस। फर्टाइल लैंड है, सिक्योरिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी, इसे कहते हैं क्लस्टर्ड लैंड, ठीक है। फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। समझ आ गया? जैसे बुंदेलखंड और नागालैंड का रीजन। उसके बाद सेमी क्लस्टर्ड क्या है? सेमी क्लस्टर्ड क्या होता है? पार्शली क्लस्टर्ड, पार्शली स्कैटर्ड सेटलमेंट, मतलब एक घर यहाँ, 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 मतलब क्लोज है पर बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। मेन विलेज होता है प्लस स्मॉल हैमलेट्स, सोशल डिवीजन, कास्ट क्लास बेस्ड। समझ लो आपका विलेज यहाँ पे है, ब्राह्मण से यहाँ रहते हैं, अदर कास्ट के यहाँ रहते हैं, ठाकुर से यहाँ रहते हैं, अदर कास्ट के यहाँ रहते हैं। तो देखो ये भी ये सेमी क्लस्टर्ड हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिहार के विलेजेस में पक्का मिलता है। सोशल सेग्रीगेशन होता है, लैंड फ्रेगमेंटेशन करते हैं, सॉरी। उसके बाद देखते हैं हेमलेटेड सेटलमेंट क्या होता है। हेमलेटेड सेटलमेंट, फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूनिट्स कॉल्ड पन्ना। अब ये जो वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा पन्ना, पारा, पाली, नागला, धानी कहाँ सुना हुआ है हेमलेटेड सेटलमेंट में, एटसेट्रा। मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स। क्या होता है ये? देखो, विलेज मल्टीपल स्मॉल क्लस्टर्स हैमलेट्स में डिवाइडेड होता है, मतलब हर क्लस्टर एक ग्रुप का डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर। ट्राइबल एरियाज, ये एक ट्राइबल एरिया, ये एक ट्राइबल एरिया, एक ट्राइबल एरिया, तो छत्तीसगढ़ झारखंड में मिलता है ये। रीजन इथनिक सोशल ग्रुपिंग होती है, टेरेन कंस्ट्रेंट होता है। समझ लो यहाँ पहाड़ है, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे होता है। नाउ लास्ट इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, आइसोलेटेड फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल्स। आप जंगल में चले गए, एक हट यहाँ पे है, एक हट यहाँ पे है, एक हट यहाँ पे है, ऐसे। इसको कहते हैं डिस्पर्स्ड, आइसोलेटेड हाउस, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, सेल्फ सफिशिएंट लिविंग विलेजेस होते हैं ये।
मिलते हैं हमको मेघालय, हिमाचल प्रदेश, केरला जैसे स्टेट में। उसके बाद आता है डबल विलेज, स्प्रेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिवर वेयर देयर इज अ ब्रिज फेरी। ये देखो, ये आपका पानी है, ठीक है, ये आपका ब्रिज है, एक गांव तो यहाँ रहता है और एक गांव तो यहाँ रहता है, ठीक है। तो लोग यहाँ से वहां आते जाते रहते हैं, इसको कहते हैं डबल विलेजेस, डबल साइड विलेजेस, ठीक है। अब आगे पढ़ो, ग्रोथ रेट्स ऑफ कंटिनेंट ऑफ वर्ल्ड। अब हमारा वो खत्म हो गया पॉपुलेशन से रिलेटेड जितना हमें पढ़ना था, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ डायरेक्टली, ग्रोथ रेट ऑफ कंटिनेंट, इसको रट्टा मार लेना। सबसे ज्यादा तेजी से किस कॉन्टिनेंट, किस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट कौन सा सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन में? अफ्रीका 2.49%। देन ओशियानिया, ओशियानिया में कौन कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अदर आइलैंड नेशन। याद कर लो, अफ्रीका, ओशियानिया, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। तो नीचे से याद करो, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, फिर एशिया है, फिर ओशियानिया, फिर अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका, ओशियानिया, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ठीक है। इसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में याद रखना, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के कुछ रिलीजन हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे नेशनल माइनॉरिटी स्टेटस किसको दिया गया? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियंस, इन सबको, ठीक है। मुस्लिम्स मेजोरिटी में कहाँ है? कश्मीर में और लक्षद्वीप में। ये मुस्लिम्स कहाँ पे हैं ज्यादा मेजोरिटी में? जो अपनी मुस्लिम्स कम्युनिटी है ना, ये अपने देश में कश्मीर में एंड लक्षद्वीप में ज्यादा है। और क्रिश्चियन कहाँ है? वेस्ट कोस्ट में, जैसे गोवा में, केरला में, हिल स्टेट्स मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, छोटा नागपुर प्लेट्यू, हिल्स ऑफ मणिपुर, ठीक। और जैन्स एंड बुद्धिस्ट हमें कहाँ मिलेंगे? जैन जैसे राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बुद्धिस्ट महाराष्ट्र में, सिक्किम में, अरुणाचल में, लद्दाख, त्रिपुरा, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना, ये गलती मत करना। और इन सबकी जो मैपिंग है मैंने ऑलरेडी करवाई है, जाके देखो, इंडियन मैपिंग नहीं देखी है। ग्रोथ रेट अगर हम देखें 2011 के सेंसस के हिसाब से, देखो मैं यहाँ पे ना 2011 का सेंसस भी साथ साथ कवर कर रहे हैं, इसको आपने नोटिस नहीं किया होगा पर कर लो। हिंदू का सबसे तेज है, ठीक है, जो हिंदू रिलीजन है अपना, यहाँ का सबसे तेज है हिंदू रिलीजन का, 79.8% है। परसेंटेज मत याद करो, बट याद कर लो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ठीक है। हम CS याद रखना, हिंदू, मुस्लिम, CS और BJ, ठीक है। क्रिश्चियन, सिक्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, ठीक है। इन दिस वे यू कैन लर्न दिस, ठीक है। अब देखो, ये जितना भी मैंने आपको बताया ना, सारा NCERT में दिया हुआ है, कहीं से रॉकेट साइंस नहीं है, लोग इसे पढ़ते ही नहीं है, पता ही नहीं होता है, ठीक है। अब देखो हिमालयाज में, ये ट्राइब्स वाला ना मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज याद करती है, ट्राइब्स वाली वीडियो देख लेना, PVTG की, ऑलरेडी बहुत वेल एक्सप्लेन करके मैंने आपको मैप भी दिखाए हैं उसमें, और लोगों को भी दिखाया कैसे दिखती है, तो वो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। ऑयल रिफाइनरीज याद करो, जो NCERT में दी हुई है, जिसको UPSC 100% पूछेगा, क्योंकि देखो इतना वॉर चल रहा है ना, ईरान में एक अब्बादान है, ऑयल रिफाइनरी है। अब्बादान कहाँ पे है? ईरान में, अब्बादान। अब ऐसे याद रखो कि अभी जो वहां के लीडर हैं, जिनको अभी ऐसे वो किया है इन्होंने, अब मैं क्या बोलूं इस पे, अब उसको कैसे भी करके अब्बादान को इनसे रिलेट करके याद रखो, ईरान को अब्बादान, ठीक है। हाइफा कहाँ पे है? इजराइल में। हाइफा कहाँ पे है? इजराइल में। किरकुक कहाँ है? इराक। देखो, इराक, किरकुक, इराक, किरकुक। सऊदी अरेबिया में रास तनूरा है। ये वो लोकेशन जहां पे वॉर है, जहां पे लड़ाइयां चल रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो याद रखना, ईरान में अब्बादान, इजराइल में हाइफा, इराक में किरकुक, सऊदी अरेबिया में रास तनूरा, ठीक है। फिर ऑयल फील्ड आती है कुछ, ईरान में एक और है, मस्जिद सुलेमान। मस्जिद सुलेमान कहाँ पे? ईरान। सुलेमान, ईरान। मस्जिद सुलेमान, ईरान, ठीक है। बर्गन कहाँ पे? कुवैत में। दीमन कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। याद करो यार इसे किसी भी तरीके से, यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ज्ञान की वीडियोस देखना थोड़ा बंद करो, पढ़ने की वीडियोस थोड़ा ज्यादा देखो, सीधी बात है। मस्जिद सुलेमान कहाँ पे है? ईरान में। बर्गन की कहाँ है? कुवैत में। दीमन की कहाँ है? सऊदी अरेबिया में, ठीक है। मस्जिद सुलेमान ईरान, बर्गन की कुवैत, दीमन की सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया, रास तनूरा, ईरान, अबदान, इजराइल, हाइफा, इराक, किरकुक, ठीक है। उसके बाद एक है करगंडा बेसिन, यहाँ कोल मिलता है और ये कजाकिस्तान में है। करगंडा, कजाकिस्तान, करगंडा, कजाकिस्तान। लर्न इट, करगंडा, कजाकिस्तान, करगंदा, कजाकिस्तान। क्या मिलता है? कोल, क्योंकि करेगा गंदा तो कोल से ही गंदा होगा, कजाकिस्तान। हाई विल्ड का है, देखो नाम से ही पता लग रहा है कि हाई विल्ड, इंग्लिश नेम है गोल्ड, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो हाई विल्ड गोल्ड, साउथ अफ्रीका, ठीक है। किरवोई रोग, आयरन और यूक्रेन। किरवोई से तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि आयरन और यूक्रेन में है, ठीक है। उसके बाद जैन जक्विन वैली, अब नाम देख के ही पता लग जाता है कि पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन है USA का। पेट्रोलियम ना भी पता लगे पर US से पता लग जाना चाहिए, ठीक है। जैन जक्विन वैली, ठीक है। पहले इतना याद करते हैं, करगंडा कजाकिस्तान, कोल है। हाई विल्ड गोल्ड है साउथ अफ्रीका में, हाई विल्ड गोल्ड है साउथ अफ्रीका में। किरवई रोग आयरन ओर है, यूक्रेन में है। सैन जक्विन वैली पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन US में है, ठीक है। अब देखो
कोल माइनिंग के लिए वेस्टफोलिया जर्मनी में है। कॉपर और बिस्बी, अब ये क्वेश्चन बनता है, बिस्बी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ना पूछा गया है ये क्वेश्चन पेपर में, किसी बहुत सारे पेपर में, तो हमें पता होना चाहिए जो बिस्बी है वहां कॉपर मिलता है, ठीक है। मिसाबी कहाँ है? यूएस में है। आयरन ओर मिलता है बाकू अजरबैजान में, डेफिनेटली चीज याद होनी चाहिए, बाकू कहाँ है? अजरबैजान में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन करते हैं, ठीक है। इस बार के लिए पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शंशी से तो पता लग रहा है चाइना है, कोलफील्ड, ठीक है शंशी। सार कोल माइनिंग जर्मनी, कोल माइनिंग जर्मनी। डोन्स बेसिन, दोनाथ बेसिन कोलफील्ड यूक्रेन। पेंसिल्वानिया कोल माइनिंग यूएस, डेफिनेटली हमें ये आता था। तो याद रखना, ईरान अबदान, इजराइल हाइफा, इराक किरकुक, सऊदी अरबिया रस्तानूरा। मस्जिद सुलेमान ईरान, बर्गन कुवैत, देमान सऊदी अरेबिया। करगंदा बेसिन कोल कजाकिस्तान, हाई विल्ड गोल्ड साउथ अफ्रीका, किरवॉय रोग आयरन और यूक्रेन, ठीक है। अब स्क्रीन को पॉज करके हाथ अपना यहाँ पे रख के और इसको याद करने की कोशिश करो, यही रट्टा मार के खत्म करो, दोबारा रिवीजन की भी नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में ना कुछ चीजें हमें समझाई गई है कि इनकम अप्रोच क्या है, वेलफेयर अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच और बेसिक नीड्स अप्रोच। इनकम अप्रोच होती है ह्यूमन डेवलपमेंट सीन एज बीइंग लिंक्ड टू इनकम, मतलब ह्यूमन, ध्यान से सुनना, इनकम अप्रोच में ये बोला जाता है कि ह्यूमन की डेवलपमेंट इससे तय होती है कि आदमी कितना कमाता है ना। डायलॉग तो सुना हुआ है ना, आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। तो उसी चीज को ह्यूमन डेवलपमेंट सीन एज बीइंग लिंक्ड टू इनकम। नाउ व्हाट इज वेलफेयर अप्रोच? जब हम एक स्टेप आगे आते हैं कि हमें वेलफेयर करना है लोगों का, तो वेलफेयर में ना हम एजुकेशन, शिक्षा देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, सोशल सेकेंडरी और एम्यूनिटीज, चार चीजें देखते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी, एम्यूनिटीज, ये वेलफेयर कर रहे हैं। शिक्षा दिया, हेल्थ दिया, सोशल सेकेंडरी, एम्यूनिटीज, ठीक है, याद कर लो। फिर कैपेबिलिटी अप्रोच में हम एजुकेशन, हेल्थ और एक्सेस टू रिसोर्सेज देखते हैं। जब हम उन्हें कैपेबल बना रहे हैं तो ये तो होंगे ही, एक्सेस टू रिसोर्सेज भी होगा। सर क्या ये हमें याद करना है? इतना तो देखो याद करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। फिर अमर्त्य सेन ने ना बेसिक नीड्स अप्रोच दिया। क्या दिया? बेसिक नीड्स अप्रोच। हेल्थ एजुकेशन तो होगा ही होगा, फूड भी होगा, वाटर सप्लाई भी होगा, सैनिटेशन, हाउसिंग। रोटी, रोटी देखो, रोटी है और आई थिंक अपना, हाँ, कपड़े को छोड़कर आई थिंक मकान भी है, मकान है, ठीक है, हाउसिंग। तो हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग, ठीक है। अब देखो, फूड खाएगा तो पानी तो पिएगा ही, फूड है, फूड और यहाँ पे है कहीं पे नहीं, तो यहाँ फूड है तो फूड में पानी भी आएगा, पानी है तो साफ सफाई रखेगा, ठीक है। हाउसिंग में चाहिए, हेल्थ एजुकेशन कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, 1920 में वेलफेयर अप्रोच पिगोयू ने दी थी। किसने दी थी वेलफेयर अप्रोच? पिगोयू। वेलफेयर अप्रोच किसने दी? पिगोयू, पिग ने, पिग। 1930-40 में इनकम अप्रोच कुज़नेट्स-स्टोन ने दी थी। कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन ने दी थी, ठीक है। सॉरी, अब मैंने यहाँ पे ना आपको अमर्त्य सेन बताया था, जो अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच है ना, ये वाली एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेस टू रिसोर्स, ये दी थी अपनी अमर्त्य सेन ने। और जो बेसिक नीड्स अप्रोच है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पॉल स्ट्रीटन ने दी थी। पढ़ लेना, हो जाएगा याद, ठीक है। अब इतना हमने पढ़ लिया, बहुत है। अब जो पढ़ा रहा हूं वो इजी भी है और आप कर भी लोगे। देखो, एक वर्ड है अर्बन एग्लोमरेशन, क्या होता है, ठीक है। Many industries tend to come together to make use of advantages offered by urban center known as agglomeration। मतलब जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज अर्बन एरिया कहीं एक जगह आकर काम करें तो उसे कहते हैं अर्बन एग्लोमरेशन। समझ लो ये एरिया खाली पड़ा है, गवर्नमेंट ने बोला यहाँ आके काम करो, ये सब यहाँ आके एक साथ काम कर रहे हैं, किसी ने सैमसंग, टेस्ला, टाटा, रिलायंस, सब ने अपनी फैक्ट्री लगा ली, तो जब ये सब यहाँ आके एक साथ काम कर रहे हैं इसे कहते हैं अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है। अब सुनो, अगर कोई बोलेगा ओपन का मतलब क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम इंटरनेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क जो हम देखते हैं, तो ओपन का मतलब क्या है? वर्क फ्रॉम होम इंटरनेट, ठीक है। पिंक का मतलब लो पेड जॉब, जैसे जो लाइब्रेरियन होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं होटल्स वगैरह में, आपने देखा होगा, वो कहते हैं वो पिंक कॉलर वर्कर, तो पिंक वर्कर्स हैं, ठीक है। स्कारलेट का होता है पोर्नोग्राफी, स्कारलेट का होता है पोर्नोग्राफी। व्हाइट का मतलब क्या है? अब देखो, व्हाइट से ही पता लगता है कि व्हाइट कोट, व्हाइट शर्ट याद करो वकीलों की, है ना। तो सैलरीड प्रोफेशनल ऑफिस वर्कर्स, मैनेजमेंट इन जनरल सेंस, ठीक है। ब्लैक से आप क्या निकालते हो? माइनिंग ऑयल, ब्लैक से माइनिंग ऑयल। ब्लू से मैनुअल लेबर और आर्ली वेज, जो पर घंटे के हिसाब से दिहाड़ी लेते हैं। ब्लू मैनुअल लेबर, आर्ली वेज। ब्लू से पानी वाला मत समझ लेना। गोल्ड हाईली स्किल्ड नॉलेज पीपल, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, लॉयर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गोल्ड, ठीक है। ग्रे में कौन आता है? वर्क बियॉन्ड एज ऑफ रिटायरमेंट, जैसे कोई जज रिटायर हो चुके हैं उनको दोबारा हमने बुलाया, कोई रिटायर हो गया उनको हम दोबारा सर्विस पे काम के लिए बुला रहे हैं, उनको ग्रे कहते हैं, ठीक है। ग्रे एरिया होता है ना थोड़ा साइड से, उनको बुला रहे हैं। ग्रीन जो एनवायरमेंट सेक्टर में काम करते हैं। रेड जो प्राइमरी एक्टिविटीज में काम करते हैं, रेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, हमारे देश में अट्रैक्शन फॉर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है, देन दिल्ली है, देन गुजरात है, देन हरियाणा है। तो कहां से आते हैं? महाराष्ट्र, दिल्ली, MD, GH, ठीक है, MDH, MD
एच याद रखना, बीच में जी है, ठीक है। MDH महाराष्ट्र, दिल्ली, और यहाँ पे हरियाणा, बीच में गुजरात। हरियाणा से पहले गुजरात। और जाते कहाँ से लोग हैं सब ज्यादा? यूपी या बिहार से? सब ज्यादा यूपी से जाते हैं, ठीक है। ई माइग्रेशन। अच्छा, हमारे देश में लोग आते कहाँ से हैं? सबसे ज्यादा बांग्लादेश से, देन पाकिस्तान से, देन नेपाल से, देन श्रीलंका से, देन म्यांमार से। कर लो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है। ठीक है, देखो, अब एक दो वर्ड है, एक है इंटरेस्टेड, एक है इंटरेस्टेड। इनका मतलब मैं आपको आज बता देता हूं। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल, तो देखो INTER और नेशनल। तो जब ई आ गया इंटरनेशनल, तो मतलब एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं ना, तो ई अगर आएगा, इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरा। और जब आ जाएगा इंट्रा, तो एक ही स्टेट के अंदर। समझ आ रहा है? जैसे दिल्ली में आप रजौरी गार्डन से नजफगढ़ चले गए, वहीं पे। पर इंटर स्टेट का मतलब है दिल्ली से आप यूपी चले गए, ठीक है, हरियाणा चले गए। तो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? एक ही स्टेट में लोग क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया में कौन सबसे ज्यादा जा रहा है? फीमेल। एक स्टेट के अंदर मूव सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? फीमेल मूव कर रही है। रूरल से अर्बन, फीमेल जा रही है। अर्बन से रूरल, अर्बन से वापस रूरल, फीमेल। अर्बन से अर्बन, फीमेल। मतलब फीमेल ज्यादा मूव कर रही है एज कंपेरिजन टू मेल, ठीक है। याद रखना, फीमेल ज्यादा मूव कर रही है। पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है? रूरल टू रूरल में फीमेल ज्यादा जा रही है, फिर से रूरल टू अर्बन में। अब ये देखो, रूरल से अर्बन में सिर्फ यही एक ऐसा है कि गांव से शहर आदमी ज्यादा जा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यूपी से दिल्ली या महाराष्ट्र। और अर्बन से रूरल अगेन फीमेल, अर्बन से अर्बन अगेन फीमेल, हर जगह फीमेल, बस एक एक्सेप्शन है ये, ठीक है। चलो, व्हाट इज लाइफ टाइम माइग्रेंट? व्हाट इज लाइफ टाइम माइग्रेंट? इफ प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ इनोमरेशन। मतलब जैसे हो सकता है आप बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ गांव में रहते हो, बिहार में, छपरा में, जिला में, या चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, कहीं भी पैदा हुए हो, अयोध्या में पैदा हुए हो, कहीं भी, बनारस में। तो अब जब आपके पापा आपको महाराष्ट्र या दिल्ली लेकर आ गए हैं और आपका यहाँ का डोमिसाइल है, यहाँ का आपका सर्टिफिकेट है, यहाँ वोट देते हो, मतलब आप लाइफ टाइम माइग्रेंट बन चुके हो, ठीक है। अब माइग्रेंट बाय लास्ट रेजिडेंस क्या होता है? इफ प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ इनोमरेशन, मतलब आप हो दिल्ली के और आप काम करने गए हो मुंबई, तो ये कहते हैं माइग्रेंट बाय लास्ट रेजिडेंस, ठीक है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट, लिटरली ऑल अबाउट ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और अगर आपने मेरे साथ ये कवर किया है ना, तो आपने रियलाइज किया कि हमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से बाय हार्ट कवर की है। प्लीज इस पे डाउट मत करना, बस इसको 3 से 4 बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लो। इसको भी, इस पीडीएफ को आपको पढ़ने में 15 मिनट लगेगा, मतलब 4 बार पढ़ोगे तो 1 घंटा, और आपका सारा काम खत्म, हमेशा के लिए आपकी चिंता खत्म। एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चैनल पे वीडियो है। इफ यू लव दिस वीडियो, प्लीज अपना फीडबैक जरूर ड्रॉप करना। और जो भी वीडियो इंडियन मैपिंग की मैंने अपलोड करी है या फिर पीवीटीजी की अपलोड करी है, यू कैन वॉच देम ऑल्सो। थैंक यू सो मच। ये वाली पीडीएफ टेलीग्राम से कर लेना डाउनलोड।